अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी इंतखाबात के हवाले से, जो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल सवालात उठ रहे थे कि आम इंतखाबात के लिए माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। अब हुकूमती सियासी जमातें मुसलसल इशारे दे रही हैं कि वो वक्त पूरा होने पर असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत के हवाले से आर्मी चीफ की काविशों को भी सराहा। वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और कहा कि अप्रैल 2022 को मुल्क की जिम्मेदारी संभाली थी, अगस्त 2023 को यह जिम्मेदारी निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आजम सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। 2 रोज पहले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी यह दावा किया था कि 2 महीने में इलेक्शन होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 8 या 7 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने जैसी तजावीज भी सामने आ चुकी हैं। वफाकी वजीर तजारत नवीद कमर ने भी कहा था कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हुकूमत ने आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर इंतखाबी इस्लाहात का फैसला भी किया है और इस ज़मन में पार्लियामान की इंतखाबात कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में 73 तरामीम जो थी वो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने पेश की गई। क्या हुकूमती सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तैयार हैं? क्या ये फैसला हो चुका है कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर हो जाएंगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी? क्या इंतखाबात के हवाले से ये जो तमाम के तमाम सवालात उठ रहे थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं और हो सकता है कि असम्बलियों की मुद्दत जो बढ़ाई जाए, क्या अब ये सवालात जो है वो खत्म हो जाएंगे? हुकूमत ये असूली तौर पर फैसला कर चुकी है यानी? मेरे साथ जो है वो इस पर बात करने के लिए जावेद लतीफ साहब, वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ साहब, ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत जो है वो चली जाएगी असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने पर, और मगर तारीख जो है वो नहीं दी जा रही कि एग्जैक्ट उसकी तारीख जो है वो क्या होगी। तो क्या ये फैसला होना अभी बाकी है कि पहले खत्म करनी है, या फिर जो है वो जब 13 अगस्त को जब इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी उस वक्त खुद ही तहलील हो जाएंगी? जी मियाँ जावेद, आवाज आ रही है? अच्छा मियाँ साहब, मैं जरा सवाल आपसे देता हूं। ये बताइएगा, ये फैसला तो इशारे तो मिल रहे हैं कि अगस्त में हुकूमत चली जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह है? रहमान, 2 चीजें हैं। एक तो होता है कि ये कंफ्यूजन तो इलेक्शन कमीशन करेगा, आजादाना वो बॉडी है, वो यकीनन जब बेहतर समझेंगे। जहाँ तक हुकूमत के जाने का तल्लक है, लास्ट डेट 13 अगस्त है। उससे पहले हमारी ख्वाहिश है कि 2-3 दिन पहले खत्म कर दी जाए। कुछ लोगों की राय है कि 13 अगस्त तक जानी चाहिए, लेकिन हर 2 शक्ल में 13 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करेगा इलेक्शन कमीशन। तो मियाँ साहब, इसका फैसला आप कह रहे हैं अभी होना बाकी है कि क्या 13 अगस्त को जाना है या उससे पहले भी जाया जा सकता है? जी बिल्कुल दुरुस्त है ये बात कि कुछ अहबाब की ख्वाहिश है कि पहले चला जाए, हुकूमत चली जानी चाहिए 2-4 दिन पहले, क्योंकि ये कौमी हुकूमत है। कोई एक जमात की हुकूमत तो है नहीं कि किसी एक जमात की लीडरशिप ने फैसला दे देना है। तो सारी लीडरशिप से कौमी हुकूमत की
जो है उनसे मुशावरत के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। और मियां साहब, निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से जो बात चल रही थी, क्या तमाम बड़ी जो हुकूमती सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं कि अगली निगरान हुकूमत किस तरह से आएगी और उसकी जो क़याम है वो कैसे होगा, कौन शामिल होगा, वो मामलात तय पा गए हैं? देखें, जो मामलात तय पाने हैं यकीनन हुकूमत वक्त और अपोजिशन लीडर से ही तय करने के बाद वो चीजें अनाउंस होंगी। मगर जो क्या कराइयां हैं मुख्तलिफ जानब से कि किसी जगह बैठ के फैसला हो गया, कोई दूसरी बात करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है। ये दो लम्हे में बात तय होने वाली है, वो हो जाएगी जब अपोजिशन लीडर से कायदे अवाम मिलकर बैठेंगे। अच्छा, और ये भी बात तय है कि निगरान हुकूमत जब आ जाएगी वो भी वक्त पर इंतखाबात जो है वो कराएगी। कहीं ये जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि शायद मामलात निगरान हुकूमत में 90 दिन से आगे चले जाएं, तो इसका तो कोई इम्कान नहीं आपको नजर आता? किसी सूरत रहमान 90 दिन से आगे एक दिन भी जो है मुल्क के मफाद में नहीं होगा। उसकी कई वजूहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस कदर पिछले 4 सालों में तकसीम दर तकसीम कौम के अंदर हो चुकी है, जिस तरह मईशत की तबाही हो चुकी है और मईशत की आड़ में जिस तरह मालियाती अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मदाखलत कर रहे हैं। जी, मियां जावेद लतीफ साहब से मेरे ख्याल है को राब्ता मुनक़ता हो गया, अभी उनको दोबारा लेते हैं। बहरहाल वो बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इस बात पर उनका इत्तफाक है हुकूमती सियासी जमातों का कि एक तो ये कि अगस्त में अब जाने का फैसला हो चुका है और इस बात का भी फैसला होना बाकी है क्योंकि एक बड़ा हुकूमती सियासी इत्तेहाद है। इस बात का फैसला होना भी बाकी है कि क्या ये वक्त से पहले असम्बलियां खत्म होंगी या अपनी मुद्दत पूरी करके 13 अगस्त को खत्म होंगी। मियां जावेद लतीफ साहब फिर से आगे। मियां साहब, आप बात कर रहे थे जो है वो निगरान हुकूमत को 90 दिन में इंतखाबात का जो मैंडेट है उस हवाले से, तो कंटिन्यू कीजिए कि क्या 90 दिन से आगे जाना चाहिए या जा सकती है निगरान हुकूमत? या मैं यही रहमान अर्ज कर रहा था तो ड्रॉप होगी लाइन। मैं ये कह रहा था कि देखें जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं और खास तौर पर माशी सूरत हाल और उसके बाद मालियाती अदारे दुनिया के जो हैं वो रियासत के अंदर सियासत करना शुरू कर दी उन्होंने, और जिस तरह मुदाखलत और जिस तरह जो डील की जा रही है या शर्त शराइत रखी जा रही हैं वो किसी तौर पर भी एक आजाद रियासत के लिए मुनासिब नहीं है, मगर हमारी मजबूरियों से वो फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि एक फ्रेश मैंडेट जो है वो जो भी हुकूमत आए उसको मिलना चाहिए। कौम का एतमाद इसी तरह बहाल होगा, सरमायाकारी इसी तरह आ सकेगी कि जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा जिस हुकूमत के पास, उससे डील करना आसान होगा। और जहां तक तल्लक है निगरान सेटअप को ज्यादा टूल मिल जाएगा, ये हो नहीं सकता और ये किसी तौर मुनासिब भी नहीं होगा रियासत के। लेकिन मियां साहब ये पंजाब में तो हुआ, तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी और जो पैसों वाला मसला था वो आम इंतखाबात की राह में नहीं आएगा? नहीं, जो आप फरमा रहे हैं ना कि पंजाब या KPK में ऐसा हुआ कि 2 सूबों की हुकूमतें खत्म हो गई और 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुए, वो स्टोरी ही मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए गई थी। अच्छा। और जो इंतशार उन्होंने पैदा किया और फिर 9-10 मई को उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि वो किस हद तक जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर मामला को खराब करके, कि अगर वो नहीं तो खुदा ना खास्ता रियासत भी न रहे तो उनको कोई इससे सरोकार नहीं है। ये तो हमने देख लिया। तो अगर कोई ये समझता है कि वो 2 सूबों की हुकूमत जो है वो 90 दिनों में अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, निगरान हुकूमत को करवाने चाहिए थे, तो उनके जहन में ये भी बात होनी चाहिए थी कि अगर 2 सूबों में कोई हुकूमत बन जाती, जबकि आपका आइन आपका कानून ये कहता है कि जनरल इंतखाबात में
आप निगरान सेटअप की निगरानी में इलेक्शन करवाएंगे तो वो कहां से, तो आप 2 माह के बाद दोबारा इलेक्शन के लिए चले जाते हैं या उसको मौसल कर देते हैं। तो मियां साहब, मौसल कर नहीं सकते। अब आप ये कह रहे हैं कि सूबों के और कौमी असेंबली के इंतखाबात अब इकट्ठे एक ही दिन होंगे, ये फैसला हो गया होगा इंशाल्लाह। और अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मामला थे, जो गिले शिकवे थे, वो दूर हो गए वजीर आजम से मुलाकात के बाद? या रहमान साहब देखें, ये मुख्तलिफ जमातें 11 जमातें हैं जिसकी कौमी हुकूमत है और सबको एक इत्तेहादी को साथ लेके चलना मुश्किल होता है और कौमी हुकूमत में तो यकीनन गिले गुजारियां होती हैं और खास तौर पर जब इलेक्शन आ रहे हों करीब, तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को गलतफहमी थी और वो यकीनन दूर हुई है कि जो उनको ये कंसर्न था और यकीनन सही था उनको ये उनका कि हमें समाज में लेकर बात कोई इलेक्शन की या निगरान सेटअप की होनी चाहिए या आइंदा सेटअप की बात होनी चाहिए। तो यकीनन परसों जो बात की वज़ीर आला सिंध ने कि किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ कि आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, ये बात उन्होंने दुरुस्त कही, क्योंकि ये बात तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम अपने फैसले से दे सकते हैं। जो फैसला इंतखाबात के दिन वो देंगे उसके नतीजे में जो जमात पर से इक़्तिदार आएगी कि उसके हाथ में फैसला होगा कि किसको वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। मगर ये भी जरूर जो क्यासराइयां हो रही थी कि अगली पारी किसकी, वो अगली पारी वाली भी बात कोई नहीं थी कि आज इस जमात की बारी है, अगली पारी की होगी, तो ना किसी की बारी है ना किसी का हुआ गया है। ये आजादाना इंतखाबात हुए और जो कि इंशाअल्लाह ताला नजर आ रहे हैं कि होंगे। तो मैं जाती तौर पे जो महसूस करता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि मैंने 1997 में भी देखा है पूरी इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ एक कैंपेन साथ करके जाके उनके, और 2013 में भी मैंने मुख्तलिफ सूबों में नवाज शरीफ के साथ मैं इलेक्शन कैंपेन में गया हूँ। जो चमक जो उम्मीद लोगों के कौम के नजरों में उस वक्त थी उससे कहीं ज्यादा नवाज शरीफ के लिए लोग उम्मीद रख रहे हैं कि इस लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, आपके जो पार्टी के जो सदर हैं वो तो शहबाज शरीफ बने हैं, मियां नवाज शरीफ अभी तक वापस नहीं आए, हुकूमत अब जाने वाली है, तो आपका वजीर आजम का कैंडिडेट कौन है? इंतखाबात के बाद की PMLN की क्या हिकमत अमली है? एक तो मैं रहमान आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि ये सवाल करना मुस्लिम लीग से बनता ही नहीं है। अच्छा, वो इसलिए कि बेशुमार 2017 के बाद दवाइयां आ गई कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, यहाँ तक के जो उस वक्त के जस्टिस शौकत सिद्दीकी हो, वो राना शमीम हो, वो आप जवेद हाशमी की उससे पहले 2014 की गुफ्तगू सुन लें और उसके बाद असद उमर की सुन लें जो PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर इस पे भी नहीं रहना तो आप सुन लें जो अहमद खान साहब एक सीनियर पोस्ट लायर हैं, उनकी गुफ्तगू PTI के फाउंडर मेंबर में से हैं कि नवाज शरीफ के फैसले से पहले फैसला हो चुका था कि नवाज शरीफ को हटाना है और इमरान खान को लाना है। अब वो सारी गवाहियां आने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश रह गई है कि नवाज शरीफ। लेकिन सर अब देखिए, मैं तो इस वजह से पूछ रहा हूँ मियां साहब कि हुकूमत जाने में अभी 1 महीने से भी कम वक्त अब रह गया है असेंबलियां और खत्म होने में, तो मियां साहब फिर अभी तक वापस नहीं आए, इसी वजह से ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप का सवाल करना भी बनता है तो मेरी गुजारिश सुन लें कि रियासत पाकिस्तान की भी जो आवाज है उसको कानों से सुने, कान थोड़े से उस तरफ लेके जाएं। 2 महीने से रियासत पाकिस्तान दुहाई दे रही है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने मेरे पे हमला किया था उनको सजा होनी चाहिए, सहूलतकारों को नंगा करना चाहिए। अभी तो भाई मेरी रियासत को नहीं इंसाफ मिल रहा, तो नवाज शरीफ 2017 से कह रहा है कि और आज तो कौम पूरी कह रही है, तो इसके बाद भी आपका ये सवाल करना कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं। नवाज शरीफ का जो भी वक्त आने वाला है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और अगले दिन इलेक्शन कैंपेन कर रहे होंगे। अच्छा,
ठीक है, मियां जावेद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ बात कर रहे थे इंतखाबात के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं, मईशत पर क्या फर्क पड़ेगा इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने हैं। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलने हैं। 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी। जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज एक तकरीब से खिताब में कहा कि IMF का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, हमने IMF की मिन्नतें की और शराइत मानी तब प्रोग्राम मंजूर हुआ। जबकि अब से कुछ देर पहले जो कौम से खिताब किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उसमें भी कहा कि कर्ज ले लेकर हमने अपने वकार को मजरू कर लिया है। हमने हिम्मत नहीं हारी और खुदा के फजल से IMF का प्रोग्राम बहाल किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुकी हैं। कर्ज लेते लेते हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि अपनी साख और वकार को भी बेपनाह मजरू कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमती मौशी कारकर्दगी पर तनकीद भी जारी है। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसहाक डार की ताखीर के सबब रुपए की कदर इस हद तक गिरी है। पाकिस्तान के IMF के साथ मामला तय पाने के बाद अब क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि मईशत सही सिमत में है? मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिका तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके मौशी तर्जुमान भी रह चुके हैं। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल असलम साहब, हुकूमत दावा कर रही है कि अब चीजें जो उन्होंने करनी थी वो कर ली, एक IMF के साथ मुआहिदा डिलीवर करना था और उन्होंने करके दिखा दिया है। तो आप समझते हैं कि अब ये मामलात मुआशी इस्तेहकाम की तरफ या बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये कि मैं ये बात आज दूसरी दफा कर रहा हूँ कि वजीर आजम और वजीर खजाना की ये ड्यूटी है। ये कोई नरेंद्र मोदी ने आके IMF प्रोग्राम नहीं दिलाना था, ये इनके फराइज में शामिल था और इस फराइज में इन्होंने कोताही की और 14 माह में जो है एक रिव्यू करके वो प्रोग्राम नामुकम्मल खत्म हुआ। और फिर उसके बाद ये जो एक नया प्रोग्राम मिला उसमें IMF ने इनकी कारकर्दगी 3 लाइनों में वाजे कर दी कि इन्होंने किस तरह मईशत का किबाड़ा किया। और अंग्रेजी में लिखा हुआ था, ड्यू टू द मिसस्टेप्स बाय दिस गवर्नमेंट, पाकिस्तान में जो है द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस इज ड्यू टू देयर मिसस्टेप्स, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने करेंसी के साथ मसनूई खेला, इसके अलावा इन्होंने जो है इम्पोर्ट पर पाबंदियां लगाई और इनकी गलत पॉलिसी है। तो ये जो है अभी क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि मतलब कैसे ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप भाषण दे रहे हैं कर्ज का कि जी ये कर्ज कब तक लेंगे, कर्ज कब तक लेंगे, रिकॉर्ड तोड़ा है कर्ज का माशाल्लाह इन्होंने इस साल। अभी जून के नंबर आने हैं, इन्होंने 16,000 अरब रुपए एक साल में कर्ज लिए। 37% पाकिस्तान का जो कर्ज था वो एक साल में लिया। फिर वहां पे बात खत्म नहीं होती, इन्होंने जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान की अपनी आमदनी थी, लिखी हुई आमदनी थी, वो थी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट, 8.5 अरब डॉलर। अभी आपने इसहाक डार की बात सुनवा रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी 2 अरब सऊदी अरब ने दिए, 1 उसने दिया और 1.2 उसने दिया, तो 4.2 अरब डॉलर आए। ये तो सारे कर्ज और उधार के थे, जो आपको वापस नहीं लुटाने थे, वो आपकी रेमिटेंसेस थी और एक्सपोर्ट्स थी। सिर्फ इन 2 चीजों में पिछले साल के मुकाबले में 8.5 अरब डॉलर कम है। तो ये
ये तो जो है किसी के सामने बैठे तो इनको बताएंगे इन्होंने माशाल्लाह क्या कारनामे किए। तो बाकी ये कि लेकिन ये फॉरेन रिजर्व जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि फॉरेन रिजर्व जो है वो अब बेहतर हो गए हैं, उसकी वजह से बेहतरी आएगी। और डार साहब ने तो कहा है कि इसका उनका टारगेट को 15 अरब डॉलर तक का है। यूएई से पैसे आ गए, सऊदी अरब से पैसे आ गए। क्या इन तमाम चीजों से बेहतरी नहीं आ जानी चाहिए? देखिए, दो अलग अलग सवाल है। डार साहब तो एक साल से आपको बहुत कुछ कह रहे हैं, उनमें से आप बता देंगे सक्सेस रेशो क्या है उनका, उनकी बातों का अभी तक, ठीक है? आप खुद जज बन जाए। दूसरी बात ये कि जो अभी जो इनफ्लो आया है उससे लाजमी सी बात है कि आने वाले दिनों का आप इन पैसों से कर्ज उतार सकेंगे। ये पैसे कोई आपकी जेब में थोड़ी रहने हैं। अब मुझे एक बात बताए ना, मैंने IMF से सवाल पूछा था अभी ये जब हमारी मीटिंग हुई थी जमान पार्क में, तो मैंने सवाल पूछा था कि जी आप दे रहे हैं 3 अरब डॉलर, पाकिस्तान में 9 महीने में हमने 18 अरब डॉलर अदा करने हैं, तो आप बताएंगे क्या मैथमेटिक्स है? तो उन्होंने कहा 3 हम दे देंगे, 5.5 जो है दूसरे इदारे दे देंगे, बाकी फ्रेंडली कंट्रीज रोल ओवर और कुछ दे देगी, तो ये 9 महीने में जितने पैसे आने इतने वापस चले जाने दोस्त। तो ये खड़े थोड़ी रहने रिजर्व में, तो ये तो आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं। इनसे ये पूछेंगे ये जो पैसे हैं ये अंदर रिजर्व में ही रहेंगे और कर्ज के पैसे अलग से अदा हो जाएंगे, तो फिर तो मैं इनकी बात मानूं, वेल डन कहूं। और दूसरा, मैंने आपके सामने एक हकाइक रख दिया इन्हीं का जारी किया हुआ 16,000 अरब, ये जो अभी शहबाज साहब कहते थे कि कब तक कर्ज, भाईजान को बताएं कि 37% पाकिस्तान का, मोहतरम वजीर आजम को बताएं कि पाकिस्तान का 75 साल की तारीख में जितना कर्ज है उसका 37% एक साल में लेके खड़े गए। और अभी जो इस साल का बजट दिया है उसमें 8,000 अरब का खसारा इन्होंने खुद ऐलान किया इस बजट में, 7.5 से 8,000 अरब, तो वो अलग होगा इसके अलावा। और ये जो ये 4.2 अरब डॉलर है ये अलग कर्ज है, तो ये सारा मिला लेना तो ये 25,000 अरब हो जाएगा कर्ज 1 से सवा साल में। तो ये लेकिन मुझे बताइए, आपकी जो मुलाकात हुई है मुज़म्मिल हसन साहब, आपकी जो मुलाकात हुई IMF के वक्त के साथ, अब हुकूमत ये कह रही है कि एक महीने के अरसे में ये लोग चले जाएंगे और निगरान हुकूमत आ जाएगी, तो 3 महीने या 2 महीने निगरान हुकूमत के और उसके बाद नई हुकूमत आएगी। तो आप ये ट्रांजिशन के हवाले से IMF के वक्त से क्या बात हुई थी कि आपने उनको यकीन दहानी कराई थी कि आप इस प्रोग्राम को या इस प्रोग्राम के बाद जो जरूरतें हैं उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, और अगर ये होगा तो कैसे होगा? 2018 जुलाई से लेकर अभी तक जब हुकूमत से खास तौर पे निकलने के बावजूद भी आप एक बयान बता दें कि जो हमने जो है IMF के प्रोग्राम के खिलाफ दिया, हम तो कंसिस्टेंट है। और ये थे हुकूमत में, जब हमारी हुकूमत में तो इन्होंने PTI में बोला, असेंबली में उसके खिलाफ वोट दिया था, याद होगा आपको, स्टेट बैंक के एक्ट के खिलाफ, और ये बैनर्स लेके गए थे। और अभी भी जो है बड़े दिल का मुजाहरा किया, जब IMF ने मिलने की ख्वाहिश की, उनसे मिले, उनकी बात को समझा और उनको कहा कि जी ठीक है, ये सब पाकिस्तान के लिए लाजमी है, ये करना है। तो कम जरफी देखें इनकी कि ये जो है उल्टा जो है बुराइयां शुरू कर दी इन्होंने, पहले भी कर रहे थे और अभी फिर भी करना शुरू कर दी। अब आपने जो बात की, सवाल आपका क्या था कि ये जो यकीन दहानियों वाली बात, देखिए IMF ने खुद हमसे जो है मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। IMF ने हमें बताया कि हम 9 महीने का प्रोग्राम देने जा रहे हैं, आपको कोई इतराज है? हमने कहा कि जी क्या शराइत है? उन्होंने कहा ये शराइत है, 3 किस्तों में हम पैसे देंगे, पहली किस्त इस हुकूमत को, दूसरी इंटरिम को, तीसरी नई आने वाली हुकूमत को। तो उस पर एक सवाल हमने पूछा कि ये आपने कैसे सोचा कि ये 3 हुकूमतें इस 9 महीने में? उन्होंने कहा जो हम हुकूमत से और जो पाकिस्तान का कानून कहता है उस हिसाब से जो ये 9 महीने के अंदर होगा। अच्छा। तो ये यकीन दहानी नहीं, उन्होंने हमें बताया कि जी ये हम इस तरह सोच रहे हैं। आज जो है इसाक डार ने भी ये बात कर दी। अच्छा। पहली किस्त जुलाई में, दूसरी नवंबर में है, यानी कि नवंबर वो इलेक्शन को देखकर फिर उसके बाद किस्त जारी करेंगे, और तीसरी फरवरी में तो नई जब हुकूमत आ जाएगी, उनको 3 महीने हो जाएंगे, उनको भी परख कर और उनकी क्या चाल चलन है उसके बाद IMF किस्त रिलीज करेगा। तो बाकी तो अब अल्लाह जानता है कि क्या होना है, इलेक्शन होने नहीं होना, क्या होना है ये तो नहीं।
अच्छा, अब आईएमएफ की जो आज उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है वो हमारे सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि महंगाई भी उनका अंदाजा ये है कि कोई 25% के आसपास रहेगी और हुकूमत का भी ये अंदाजा था। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के अंदर भी जो है वो कमी आएगी। तो ये थोड़ी पॉजिटिव आउटलुक जो है वो दे रहे हैं। तो आप इससे एग्री करते हैं? आपको लगता है कि आने वाले चंद महीने जो अभी मुश्किलात हैं उनमें कुछ आसानी हो जाएगी, खासतौर पर महंगाई के हवाले से? देखिए, आईएमएफ हुकूमत ने 21% बोला, आईएमएफ 26% बोल रहा है, 25.9% प्रिसाइजली। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। 38% एक साल महंगाई के बाद, अगर अगले साल फॉलोअप में भी 26%, इवन 20-21% जो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा है। आम आदमी नहीं खड़ा हो सकता भाई, बल्कि आप जैसे मेरे जैसे जो थोड़े से सेहतमंद आमदनी के मामले में है, उनके भी पॉकेट में जो है ना एक बहुत बड़ा होल हो जाएगा इससे, नंबर 1। दूसरा भाई, बेरोजगारी तो बेतहाशा बढ़ी है। 6.2% 2022 में थी, जो ये साल खत्म हुआ है ये 8.5% पे खत्म हुआ है, और इस साल 8.5% और अगले साल आईएमएफ उम्मीद कर रहा है कि 8 पे रह जाएगी। यानी 6.2% की बेरोजगारी 8.5 पे चली गई है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव आउटलुक, ये बहुत नेगेटिव है। और दूसरा, आईएमएफ ने आज इनको एक और धचका दिया है। ये जो वैसे ही शरह नमू जिसे जीडीपी कहते हैं 0.3% थी जो इन्होंने क्लेम किया हुआ था, और हम कहते थे फच किया, आईएमएफ ने उसको -0.5 लिख दिया। अब इसका जवाब दें सागदार साहब कि ये आईएमएफ गलत है, ये गलत है। और अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के सनतों का नंबर आ गया मई का -14.4%। अगर कोई ये कहता है कि ये इतनी मंफी के बाद मईशत स्टेबल हो गई है, और वो शहबाज साहब जो कह रहे थे हमने बारूदी सुरंगें साफ कर दी है, ये सारा कुछ मंफी लाने के बाद, तो ये तो फिर एक कोई मईशत की कोई नई किताब ही बनेगी, जिसमें जो है ये सारे इशारे और ये कारकर्दगी को जो है सराहा जा रहा है। ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया। माहिर मेशत जो है वो बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मौशी तर्जुमान भी रह चुके हैं, और जो आईएमएफ के साथ हुकूमत के मामलात हुए हैं उसके बाद क्या कोई बेहतरी का इम्कान है या नहीं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो वजारत आला का इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर क्या तहरीक इंसाफ के हाथ से गिलगित बल्तिस्तान की वजारत आला क्यों निकल गई, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब हो गए। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आज होने वाले इजलास में जो है 19 अरकान वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उन्हें वोट दिए। हाजी गुलबर वजारत आला के इंतखाब में तनहा उम्मीदवार रह गए थे, और उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद उनके जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 32 से रह गई थी। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान की वजारत आला तहरीक इंसाफ के हाथ से क्यों निकली, आज तहरीक इंसाफ ने इस पर अपना रद्दअमल भी दिया है। इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। शब्बीर मीर साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी हालात हैं उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। ये बताइएगा, क्या ये हाजी गुलबर खान का इंतखाब बतौर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ये तवक्को के मुताबिक हुआ है? जी बिल्कुल तवक्को के मुताबिक हुआ है, क्योंकि हाजी गुलबर खान साहब जो हैं ये वफाकी हुकूमत या आप कहें पीडीएम के नॉमिनी थे, और इसी हिसाब से इनको यहाँ पे जो रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भी हिमायत हासिल रही। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ब्लॉक बने थे, एक ब्लॉक अपने आप को नवा कहता था और दूसरा ब्लॉक जो था वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो हाजी गुलबर खान साहब का ताल्लुक फॉरवर्ड ब्लॉक से था, और आज के इस वोटिंग के दौरान जो हम दूसरा वाला ग्रुप था वो अपोजिशन में चला गया, उन्होंने बाइकआउट किया और वोट कास्ट नहीं किया गुलबर खान के लिए। अगर से दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये पुराने पीटीआई के ही हैं। अच्छा, और ये इतलात आ रही थी कि पहले जो है वो 4 उम्मीदवार थे इस इंतखाब के लिए, फिर और उसके बाद फिर आज हाजी गुलबर अकेले उम्मीदवार रह गए, तो ये कैसे हुआ?
ये इस तरह हुआ कि कल रात कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से। जो हम ख्याल ग्रुप था उन्होंने इनके पहले 3 और थे, मतलब हाजी गुलबर खान फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। इसके अलावा जो हम ख्याल ग्रुप था तो पहले थोड़े से उनके अंदर डिवीजन थी, लेकिन हाजी गुलबर खान साहब को उन्होंने बाद में रात को 2 बजे ये डेवलपमेंट हुई, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर यह कहा कि हम हाजी गुलबर खान साहब को वोट नहीं देंगे, बाकी के जो 3 हैं हम में से किसी एक के ऊपर अगर हमारी इत्तेफाक रायबंदी है तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन वो नहीं हो सका। तो रात 2 बजे के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि हम बाइकआउट करेंगे। तो ये जो हम ख्याल ग्रुप था ये फिर एक हो गया था जाके। तो इस वजह से आज असेंबली के अंदर हाजी गुलबर खान साहब यानी तने तनहा कैंडिडेट थे और उसमें एक अपोजिशन के जो रहनुमा थे जिनका नाम नवाज खान नाजी है, रीजनल पार्टी के वो नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने उनको वोट कास्ट नहीं किया। बाकी तमाम ने जो मौजूद थे 19 उन्होंने हाजी गुलबर खान साहब को वोट देके वज़ीर आला बनाया। ठीक। और ये जो दोनों ग्रुप हैं तहरीक इंसाफ के, हम ख्याल ग्रुप और फॉरवर्ड ग्रुप, इनकी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उससे वाबस्तगी का क्या स्टेटस क्या है? अभी तो बिल्कुल कोई वाबस्तगी रही नहीं है, क्योंकि जो हम ख्याल के अंदर से तो कुछ लोगों ने बाकायदा ऐलान भी किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का। जैसे जावेद मनवर साहब पुरानी हुकूमत में ये वजीर खजाना थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम जो जारहाना सियासत वगैरह से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो आज इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी हुई कि जब हाजी गुलबर खान साहब ने अपनी तकरीर में जब वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद इन्होंने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, इन्होंने ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा किया और रीजनल लेवल पे जो PTM है इसके साथ इन्होंने आगे मिल के काम करने की का अंदिया दे दिया। इन्होंने कोई तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया, कोई इमरान खान का जिक्र नहीं किया। PTM और इन लीडर्स का इन्होंने शुक्रिया अदा किया और आगे इकट्ठे काम करने की यकीनदानी करवाई। ठीक। अब तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से इनकी हमायत का फैसला ये किस बुनियाद पर हुआ? ये बुनियादी तौर पे रीजनल लेवल पे इतनी ज्यादा हाजी गुलबर खान साहब को सपोर्ट इन दोनों जमातों की तरफ से नहीं थी, लेकिन चूंकि ये नॉमिनी थे वफाकी हुकूमत के, तो उसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, और उन्होंने जब नॉमिनेट करके इनको कहा वोट दे दें तो फिर उन्होंने दिया। लेकिन ये साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे ये रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रीजनल सदर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, पहले यहाँ पे अपोजिशन लीडर भी थे, इन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया इस डिसीजन को जो वफाक से इनको कहा गया कि आप PTM आप इनको हाजी गुलबर को वोट दें। तो इन्होंने प्रोटेस्ट इसलिए किया, इन्होंने ये कहा, इनका ये कहना था कि आप हमारे ऊपर फैसले डायरेक्ट इम्पोज ना करें, हमसे कंसल्ट करें कि हम किसको वोट देना चाह रहे हैं। ठीक। इस बुनियाद के ऊपर जो अमजद साहब एडवोकेट, उन्होंने कल वो गिलगित बल्तिस्तान से यानी फ्लाई आउट करके चले गए, उनकी मुलाकात तय हो गई इसी प्रोटेस्ट के नतीजे में जरदारी साहब के साथ। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो कराची में है और उनकी मुलाकात हो चुकी होगी, आई गेस नहीं हुई भी तो अभी शायद किसी भी टाइम होगी। ये प्रोटेस्ट इनकी तरफ से बाकायदा रिकॉर्डेड है पीपल्स पार्टी के सदर की तरफ से। अलबत्ता बाकी इनके जो 3 मेंबरान थे उन्होंने उनको वोट कास्ट किया गुलबर साहब। ठीक, राइट। शबीर मीर, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून गिलगित बल्तिस्तान की जो वजारत आला का आज इंतखाब हुआ है उसके हवाले से बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का दूसरा स्पेल दाखिल हो चुका है। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गई हैं और महकमा मौसमियात ने आज से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों की जो पेशगोई है वो भी कर रखी है और इस हवाले से एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। जबकि महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि ये स्पेल पहले की निस्बत ज्यादा बरसेगा। दूसरी जानिब भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया सतलुज में सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों में दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला में वहां पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब
मुतवक्के है। बारिशों और मुमकिन सूरत हाल के हवाले से हुकूमत को इकदाम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हमारे जो मशरकी इलाकों की सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सूरत हाल आम तौर पर काबू में रहती है। बारिशें इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाती जिस तरह से बाकी कुछ जगहों पर सैलाब जैसी सूरत हाल हो जाती है। तो वहाँ पर इस हवाले से तमाम तर मुमकिन इक़दाम करने होंगे और पाकिस्तान में ये मौसमियाती तगय्युर के सबब जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और उन इलाकों में मौसमियाती तगय्युरात नुकसानदेह साबित हो रहे हैं जहाँ पर पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं होती थी। तो इस हवाले से नज़र रखनी होगी, देखना होगा और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखना होंगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान मेहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।